तो हमारा ये सिलेबस में पूरा दिया हुआ है, जिसमें से हमने काफी कुछ कवर कर लिया है कल। ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर बहुत अच्छे से हमने जाना। आज हम एंडोक्राइन पे पूरा फोकस रखेंगे और उनके डिसऑर्डर्स को भी, जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस चार्ट को याद रखना कि नर्वस सिस्टम के फिर दो टाइप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बना है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। ब्रेन एक संरचना है जो कि अराउंड 3 पाउंड्स की होती है और 1.5 किलो के आसपास। जो इसका बाहर का कवर स्कल होता है, उसमें 3 लेयर होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पियामेटर। किसी का माइक ऑन है क्या? ओके। तो उसके बाद में ये तीनों इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि उसके वेंट्रिकल्स में भी होता है। इसमें 4 वेंट्रिकल होते हैं जो कि सीएसएफ से भरे होते हैं। वो क्या प्रदान करते हैं? इसको कुशनिंग प्रदान करते हैं, चोट, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको चोट लगने से बचाने के लिए। तो जो ये ब्रेन है, अभी इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में फिर से टेलेंसेफेलॉन होता है और डायंसेफेलॉन होता है। टेलेंसेफेलॉन जो है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। जो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस है, ये बनकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम, यानी कि हमारे इमोशंस, बिहेवियर को ये कंट्रोल करते हैं। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये हायर फंक्शन करता है। हमारा जो ब्रेन है इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो कि आपस में कॉर्पस कॉलोजम से कनेक्टेड होते हैं। और हर एक हेमिस्फीयर में 4 लोब होते हैं ना। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट, जो फ्रंटल लोब है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे ज्यादा हायर फंक्शंस, उसको मोटर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, सारे हायर फंक्शंस करता है। पैराइटल लोब को सेंसरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। और जो टेम्पोरल है वो हियरिंग के लिए, स्पीच के लिए, और जो ऑसिपिटल है वो विजन के लिए काम आता है। ये एक ब्रीफ हम समरी करते हुए जाएंगे। ठीक है। डायनसेफेलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सब आते हैं। जो थैलेमस है वो क्या करता है? इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, है ना, आपस में मिला के कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करता है। जो भी सेंसरी मोटर या उसके इंफॉर्मेशन है उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बहुत सारी चीजों को, टेम्परेचर हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, बहुत सारे इमोशंस, बिहेवियर, इन सबको ये कंट्रोल करता है ये। और एंडोक्राइन ग्लैंड का ये मास्टर कंट्रोलर होता है। यहीं से जब हार्मोन जो है वो स्टिमुलस यहीं से जाएगा टू रिलीज। कल शालिनी जी का क्वेश्चन था कि थायराइड हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस वो थायराइड ग्लैंड में ही होता है। यहाँ से सिर्फ स्टिमुलस जाता है, जो थायरो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है। और उसके बाद में फिर वो पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है, फिर वहां से रिलीज होता है। फिर उसके बाद वो TSH, T3 T4, जो थायरोसिन होता है वो थायराइड से ही रिलीज होता है। यहाँ से स्टिमुलस जाता है। तो मेन कंट्रोलर जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। अभी मिड ब्रेन में आ जाते हैं, ये इसके बीच का हिस्सा है इन दोनों के। इसको मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। इसमें ये टेक्टम होता है और फ्लोर होते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा, टेक्टम और उसका फ्लोर होता है, जिसमें 2 कॉलिकुलाई होते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है। एक सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर कॉलिकुलाई जो होता है वो हियरिंग के लिए काम करता है। और जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है, जब ऑसिपिटल लोब का कुछ मेल फंक्शन होता है तो हमें ऑसिपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या, विजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका काम टेक ओवर कौन कर लेता है? सुपीरियर कॉलिकुलाई। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम मैम। स्पीड थोड़ा सा धीरे हो सकती है जस्ट बिकॉज बहुत फास्ट हो रहा है। बिकॉज ये रिविजन है, ये सब हम पढ़ चुके थे, मुझे लगा आप सब क्योंकि अभी हमें एंडोक्राइन पढ़ना है, ये तो परसों का लेक्चर है। ओके और ओके। आप नहीं थे क्या उस दिन? मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। ओके। ओके, तो विल गो स्लो बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेन को समझना है तो ये चार्ट को समझना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म। तो ये
अब मैं यहाँ से स्लो कर देती हूँ। जो फोर ब्रेन है उसमें टेलेंसेफेलॉन होता है, डायनसेफेलॉन होता है, और जो मिड ब्रेन है उसमें टेक्टम और फ्लोर होता है। फ्लोर जो उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, सुपीरियर न्यूक्लियाई, सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इंफीरियर कॉलिक्यूलस। इंफीरियर कॉलिक्यूलस होता है जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो सुपीरियर कॉलिक्यूलर होता है वो बैकअप होता है विजन का, ऑसिपिटल लॉब का बैकअप होता है। ये मिड ब्रेन का काम है। अभी हम आते हैं लास्ट में, हिंड ब्रेन, सबसे छोटा वाला। ओके, तो ओके, एक और चीज बताना भूल गई, जो लार्जेस्ट जिसका था वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो आपका सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज सेरिबेलम। छोटा ब्रेन भी इसको कभी कभी आम भाषा में बोलते हैं कि छोटा ब्रेन पे मत मारो, ऐसा। और दिस इज पॉन्स, एंड ये आपका इसके बाद मेड्यूला। जो मेड्यूला है वो उसके आगे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो हम एक ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, हियर मोर क्लियरर, दिस वन। ये जो मैंने बताया था कि बाहर में स्कल, तीन मेनिंजेस, ये इसके वेंट्रिकल हो गए, इनमें सीएसएफ भरा है जो कि कुशनिंग प्रदान कर रहा है। यहाँ पे वेंट्रिकल की यहाँ पे होती है एक्वाडक्ट, जो 3 और 4th वेंट्रिकल को मिलाती है। ये इसके वेंट्रिकल्स हो गए, ये इसका एक्वाडक्ट नाम होता है। 4 वेंट्रिकल होते हैं, और एपेंडिमल सेल से सीएसएफ प्रोड्यूस होता है, जो कि हमने कल ब्लड सीएसएफ बैरियर में पढ़ा था कि सीएसएफ कैसे बनता है और किस तरह से जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को ब्रेन में घुसने से रोकता है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो एक क्लासिफिकेशन तो हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और उसके हिसाब से देखा, ये है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि इसमें क्या क्या संरचनाएं ब्रेन में होती हैं। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन, सेरिब्रम सेकंड लार्जेस्ट। ये ब्रेन स्टेम है, इसी के पार्ट है मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन, एंड ये डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो है फोर ब्रेन का मेजर पोर्शन है, जिसमें आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपिथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, है ना। पीनियल ग्लैंड इसी इसी पोर्शन का पार्ट है। जो सेरिब्रम हमने बोला है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट नीचे से जितने भी नर्व जा रहे होते हैं वो ब्रेन स्टेम लेवल पे क्रॉस ओवर हो जाते हैं। तो राइट से आ रहे वाले सारे नर्व्स वो लेफ्ट में चले जाएंगे, और लेफ्ट से आ रहे वाले सारे राइट में चले जाएंगे। दैट्स वाई जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट डोमिनेंट होता है, जो लेफ्ट से लिखेंगे उनका राइट डोमिनेंट होता है। लेफ्ट इज फॉर मोर मैथमेटिकल रीजनिंग, हायर कैलकुलेशंस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि राइट साइड होता है वो आर्टिस्टिक, म्यूजिक और आपके फाइन स्किल्स के लिए, फाइन मोटर स्किल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इन दोनों को जोड़ता कौन है? राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कॉर्पस कॉलोजम जोड़ता है। हर एक लोब में 4 पोर्शन होते हैं, जैसे हमने बात किया था कि सबसे बड़ा फ्रंटल, फिर दोनों साइड में पैराइटल, कान कान के ऊपर वाला जो है वो टेम्पोरल, और पीछे की तरफ जो है वो ऑसिपिटल। ये इसके लोब्स होते हैं, और इनका काम भी हम अभी जान लेंगे। तो ये हमने जो बात किया, डिफरेंट संरचनाएं और डिफरेंट लोब। ये पीछे का हिस्सा आपका ऑसिपिटल, ये वाला पैराइटल जो कि टच और सेंसरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये है हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये है फोर ब्रेन का फ्रंट पोर्शन, फ्रंटल लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, इसको आप मोटार कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और दिस सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन, ये आपको याद रखने वाली बात है। और हमारी बॉडी का जो भी हम खाते हैं उसका 20% कंजम्पशन ब्रेन के लिए होता है, क्योंकि वहां पे हर समय हर दिन 500 ml सीएसएफ रोज बनता है। हर हर वक्त कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कंडक्शन चलते रहते हैं, जो कि बहुत मात्रा में उनको ग्लूकोज और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी ब्रेक होते हैं और उनसे एनर्जी रिलीज होता है। तो कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई इनको मिलती रहती है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर के थ्रू छन के पूरी तरह से जब सेफ हो जाता है तब यहाँ पर पहुंचती है। ये जो तीनों चीजें हैं ये मिला के ये आपका लिम्बिक सिस्टम जो है इमोशन और ये सब कंट्रोल करता है ना। हाई कॉर्टेक्स जो हम अभी जो पढ़े ही थे, ये फोर ब्रेन की पोर्शन है।
टेलेनसेफेलॉन को ही हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। एक ये रह गया, तो ये तीनों मिला के हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थैलेमस, तो ऑल थैलेमस आप इस तरह से याद रखते हैं, ये सारे ही डायनसेफेलॉन के पार्ट हैं। ये थैलेमस ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ना। थैलेमस इज कॉल्ड द गेटवे टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सारे इनर सेंसरी इनपुट को यहाँ से पास होना होता है, और ये हायर लेवल ऑफ ब्रेन के लिए काम करता है। ये 80% डायनसेफेलॉन का पोर्शन होता है, 80% इसी से मिलके बना होता है। इट इज ए इम्पॉर्टेंट रिले स्टेशन। मैंने जैसे कहा ना कि सारे इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने में ये मदद करता है, सेंसरी से, पेरिफेरल से, स्पाइनल कॉर्ड से, जो भी डिफरेंट आ रहे हैं, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ए थ्रू थैलेमस के थ्रू फिर जाते हैं सेरिब्रम में। तो ये बीच का सेंटर है ना, एक पोस्ट है जो कि इसको आगे और मैसेजेस पहुंचाने। अभी इसमें जो होता है मीडियन जेनिकुलेट न्यूक्लियस, वो हियरिंग के लिए होता है। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस विजन के लिए होता है। वेंट्रल जो होता है, वेंट्रल न्यूक्लियस जो होता है वो टेस्ट, सोमेटिक सेंसेशन, टच, पेन, टच से रिलेटेड आप सोच लीजिए, टच, पेन, प्रेशर, कोल्ड, हीट, वाइब्रेशन के लिए होता है। हाइपोथैलेमस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द बिहेवियर, इमोशन एंड एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। ये न्यूरो है, एंडोक्राइन बाद में शुरू होगा, तो ये उसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए बिकम्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये हम देख चुके हैं। और अभी नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड, आज हमने कल शुरू किए थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो हमें आज और अच्छे से पढ़ने हैं। ये सेरिब्रम ही है जो हमने बात किया था, सल्काई, कराई और इनके डिफरेंट लोब्स। मोर क्लियर पिक्चर ऑफ द फोर लोब, ये टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल एंड फ्रंटल। अभी इसको मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स ये टच के लिए, फ्रंटल वाला हायर रीजनिंग के लिए। इस तरीके से आप इनके एक एक दो दो इनका मेजर जो पोर्शन है वो आप याद रखिए। सेंटर ऑफ रीजनिंग, प्लानिंग, स्पीच, मूवमेंट, इमोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब इसी में आते हैं। Occipital is visual cortex. Temporal is auditory cortex. ये जो कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द ब्रेन है वो इसको इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फ्रंटल लोब में क्या क्या होता है, इनिशिएशन, किसी भी चीज का को कैसे फॉर्म करके स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, इनिबिशन ऑफ बिहेवियर, प्लानिंग, एंटिसिपेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग, मोटर प्लानिंग, पर्सनालिटी, इमोशन, awareness of abilities, limitation, organization, attention, concentration, mental flexibility, expressive language, ये सारे आपके फ्रंटल लोब के काम है। टेम्पोरल में आ गया मेमोरी, हियरिंग, लैंग्वेज को सुनना, समझना और बोलना, म्यूजिक की अवेयरनेस। Parietal is mostly touch से related, differentiation of size, shape, spatial perception, जो हमने कल बोला था, kinesthetic cues जो बॉडी के मिलते हैं वो आपको tactile plus kinesthetic cues through parietal lobe मिलते हैं। Visual perception और reading. Occipital is for vision, reading, comprehension. Through reading जो comprehension. सेरिब्रल लोब जो है, सेरिबेलम, सेरिबेलम इज आपका बैलेंस, मोमेंट की कोऑर्डिनेशन, इन सब के लिए ना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक पार्किंसंस डिजीज होती है जिसमें आपके कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड हो जाते हैं, तो उसमें ये सेरिबेलम का ही कुछ पोर्शंस अफेक्टेड होता है और उनको ट्रेमर्स होते रहते हैं हैंड में कंटिन्यूसली। ओके, ये ब्रेन स्टेम है जो कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, swallowing, रिफ्लेक्स ऑफ सीइंग, हियरिंग, एक स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, टेम्परेचर,
अलर्टनेस, एबिलिटी टू स्लीप और सेंस ऑफ बैलेंस, इन सबको रेगुलेट करता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ कुछ एक स्पेसिफिक ये ही करता है। कहीं कहीं पे जैसे कि आपने देखा कि जो काम हाइपोथैलेमस कर रहा है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कर रहा होता है ना। वही ब्रीदिंग को वहां से भी रेगुलेट होता है, पल्स रेट वहां से भी रेगुलेट होती है। तो एक से ज्यादा फंक्शन को और एक से ज्यादा ऑर्गन देख रहे होते हैं। ये हम कर चुके हैं। अभी हम एंडोक्राइन, किसी को कोई डाउट है या फिर हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम शुरू कर लें? ये क्विक रिवीजन था। कल हमने थायराइड ग्लैंड देख लिया था, पर उसमें मुझे आपको थोड़ा थायराइड डिसऑर्डर के बारे में बताना है। पहली चीज तो ये डाउट था कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये थायराइड में बनता है। सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से, वो पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी से आता है फिर थायराइड में, और बनता है यहीं पर। क्या बनते हैं? T3 और T4। ठीक है। और इनकी काम जो है जो है हार्ट, स्केलेटल मसल, स्किन, मेटाबॉलिक, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब पे इनका अफेक्ट होता है। और अगर चाइल्डहुड में हो तो एक क्रिटिनिज्म करके बीमारी हो जाती है, जो भी हम आगे देखेंगे। एक तो ये कैल्सिटोनिन बनाता है और थायराइड हार्मोन निकलते हैं। आप यहाँ इस पिक्चर के थ्रू देखिए कि थायराइड से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है टू रिलीज फर्दर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है। फिर जब ये निकलता है तो थायराइड को एक तरह से ऑर्डर मिलता है टू प्रोड्यूस T3 T4, दोज आर थायराइड हार्मोन, जो कि आपके फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज्ड कैटेकोलामिन एक्शन। तो ये सब में फिर वो T3 T4 काम करते हैं। तो इसीलिए जब आजकल टेस्टिंग करते हैं ना, तो एक पहले सीधे थायराइड का ही टेस्टिंग हो जाता था, पर अब क्या करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से ही प्रॉब्लम हो, यहाँ से ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम सोच रहे हैं। तो आजकल फ्री T3 T4 का टेस्टिंग होता है, फ्री। मतलब कि वो यहाँ से ही आ रहे जो है उसको चेक करने के लिए टारगेट करते हैं। वो बहुत अभी बड़े सिटीज में ही इस तरह से ये वाले टेस्टिंग हो रहे हैं कि फ्री T3 T4 टेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ TSH पूरा। तो ये वही चार्ट है कि हाइपोथैलेमस से TRH निकला, फिर TSH निकला, फिर टारगेट साइट पे आया और वहां से थायरोसिन निकला, T3 T4 बना। सेम चार्ट टू गिव यू मोर क्लियर पिक्चर कि कैसे ये काम करता है। अभी हार्मोन अगर ज्यादा बन रहा है तो वो हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाता है, कम बन रहा है तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है। इनकी क्या लक्षण है? हाइपोथायरॉइडिज्म ज्यादातर सभी लोगों में स्पेशली फीमेल में देखा जाता है जिनको पहले से ओबिसिटी है। तो उसमें बहुत ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंडर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस में रहने के कारण आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स में गड़बड़ हो जाती है, और एक जगह गड़बड़ स्टार्ट होती है तो उसको हर जगह पर बॉडी में धीरे 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 वो फैलती जाती है। इट्स नॉट कि हमेशा कोई एक ही पिन पॉइंट होगा, वो उसके फिर वो मल्टी ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या क्या है? हेयर लॉस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, गोइटर, reduced heart rate, strong fatigue, fatigue यानी बहुत थक जाना जल्दी जल्दी, sensitivity to cold, dry skin, weight gain, puffiness, memory problems, constipation, irregular menstruation period, severe PMS, depression, mood swings, ये आपका menstruational सिंड्रोम इसको कहा जाता है। जितने भी आपके पीरियड से रिलेटेड आपको क्रैम्स, मूड स्विंग्स, उन सब के लिए ये वर्ड को यूज किया जाता है। जॉइंट मसल पेन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हाइपोथायरायडिज्म में देखे जाते हैं, जो कि ज्यादातर ओबिसिटी के साथ इसको रिलेट किया जाता है। मतलब या उनके उनमें ज्यादा ये हो जाता है
हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें आपकी मात्रा बढ़ रही है, तो इसमें इसमें भी हेयर लॉस, बल्जिंग ऑफ आईज, गोइटर यानी कि एनलार्ज्ड थायराइड। आपने देखा ना, जो थायराइड हार्मोन है इसका मेन कंपोनेंट आयोडीन होता है, तो आयोडीन की जो प्रॉब्लम से ये गोइटर भी होता है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। हार्ट पैल्पिटेशंस, ट्रemors, हीट इंटॉलरेंस, स्लीप डिस्टरबेंस, वेट लॉस, यहाँ वेट गेन था, यहाँ वेट लॉस है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, इंक्रीज्ड एपेटाइट, क्योंकि वेट लॉस है तो बॉडी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए इंक्रीज्ड एपेटाइट। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशनल पीरियड, मसल वीकनेस, स्वेटिंग, एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। तो इस तरीके से ये हाइपर और हाइपो के डिफरेंशिएशन है। यही हमने देखा। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में ये 2-3 तरह के और भी बीमारीज होते हैं, पर हम मोटा मोटा ही याद रखेंगे। जो बचपन में होती है उसे ये क्रिटिनिज्म कहा जाता है, और बहुत सिवियर टाइप से होती है। अगर बचपन में थायराइड का प्रॉब्लम से बच्चों में उसका ज्यादा इफेक्ट दिखाई दे तो। ये एक स्लाइड मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग लगा, शायद याद रखने के लिए, कि मॉम इज सो टायर्ड। तो हर एक का इन्होंने एक एब्रीवेशंस बना दिया है। एम से मेमोरी लॉस, ओ से ओबिसिटी, एम से मलार फ्लश, मेनोरिया, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन आपका बिगड़ जाना, टाइम से नहीं आना। आई से इम्पेयर्ड फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी भी आप कह सकते हैं। एस से स्लोनेस, आपके मेंटल और फिजिकली फंक्शन स्लो हो जाते हैं। एस से स्किन और हेयर ड्राइनेस। ओ से ऑनसेट ग्रेजुअल। टी से टायर्डनेस। आई से इंटॉलरेंस टू कोल्ड। आर से रेज्ड बीपी। ई से एनर्जी लेवल्स में डिप हो जाना, और डी से डिप्रेशन। मॉम इज सो टायर्ड। तो इससे आप उसको थोड़े सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि ज्यादा कॉमन है उसको याद रख सकते हैं, और ये फीमेल में ज्यादा पाई जाती है। ये सेम है कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड कांट प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ हार्मोन, है ना। एक तो ये प्राइमरी, तो ये है कि इसी में ही प्रॉब्लम है, ये नहीं बना पा रहा। सेकेंडरी तब होगा कि ये तो काम कर रहा है पर इसको आगे से ही स्टिमुलस नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम या तो पिट्यूटरी में है या हाइपोथैलेमस में है आगे। तो आइडेंटिफाई, डिफरेंशियल डायग्नोज करना जरूरी है कि किस वजह से टीएसएच नहीं बन रहा है बॉडी में, T3 T4 क्यों नहीं बन रहे हैं। ये जो अभी हमने देखा ये उसी चीज को है, हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं ये जो पिक्चर है ये गोइटर का है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इससे थोड़ा कम स्वेलिंग भी हो सकती है। गोइटर ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, जो हमने कल बात किया था रिगार्डिंग की गवर्नमेंट ने इसे रेगुलराइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फिर आयोडीनाइज्ड सॉल्ट शुरू किया। तो आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। पर आज की प्रॉब्लम ये हो गई है कि वी आर ईटिंग टू मच सॉल्ट इन एवरीथिंग, तो बॉडी में जितना आयोडीन नहीं चाहिए उससे ज्यादा आयोडीन बन रहा होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी काफी लोग पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट और सेंधा नमक जैसे हिंदी में बोलते हैं उस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ऐसा अपना शेड्यूल थोड़ा फिक्स कर सकते हैं कि सप्ताह में 3 दिन हम ये यूज करेंगे, 3 दिन ये यूज करेंगे, मतलब अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। इट्स अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है। से लैटिन वर्ड, उसमें स्वेलिंग हो जाता है। आयोडीन सप्लीमेंटेशन, ट्रीटमेंट क्या करेंगे उसको, आयोडीन सप्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया इसका। ये जब हाइपो थायरॉयडिज्म होता है तो उसका एक कारण ये भी होता है, हैशीमोटोस थायरॉयडाइटिस। इसका ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ही होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसका नाम इस तरह से रख दिया है। इसमें भी वेट गेन होता है, साथ में गोइटर होता है, डिप्रेशन होता है, सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड। आपको सारे ही सिम्टम सेम जैसे ही लग रहे हैं, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, हाइपोग्लाइसेमिया। जो क्रिटिनिज्म है जो कि बचपन में होता है ना, हाइपो
डेटिंग फ्रॉम बर्थ। थायरॉक्सिन जो होता है वो आपके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के लिए फर्स्ट 3 इयर्स में बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लेटर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि एक्चुअली मेंटल रिटार्डेशन इससे हो सकता है। मतलब कि बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है अगर 3 इयर्स से पहले, फर्स्ट 3 इयर्स में इसका ऑनसेट हो जाए तो। जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा ब्रेन में डैमेज होगा। कंजनाइटल, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम में इस तरह से रहा है तो कई बार कंजनाइटल डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। इसलिए आयोडीन, मतलब आजकल तो इतना रेगुलेशन हो गया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो आपके थायराइड टेस्ट होता है, सब कुछ रेगुलेट होता है, और टाइमली सब इंटरवेंशन अगर बराबर हो तो वो पूरा मॉनिटर किया जाता है कि पैदा होने के बाद बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। ये सारे मेंटल टार्डेशन, डिलेड डेंटेशन मतलब कि दांत का देर से आना, सेम ये सारे उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चा इस तरीके से दिख सकता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो थायराइड से निकलता है वो कैल्सिटोनिन है। ओके, तो ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करता है, और कम करके कहाँ पहुंचाता है? बोन में, जहां पे बनेगा आपका आरबीसी, बोन मैरो, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो उसको कैल्शियम को रेगुलेट कर ले। और इसका होम्योस्टेसिस करने के लिए जो दूसरा हार्मोन है वो पैराथायरॉयड से निकलता है, जो कि कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये थायराइड और पैराथायरॉयड होम्योस्टेसिस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये पैराथायरॉयड है जो कि 4, इस तरह से ये थायराइड था, तो थायराइड में ये ऊपर 4 डॉट जो आप देख रहे हैं ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका हर एक का वजन अराउंड 50 ग्राम्स होता है। कनेक्टिव टिश्यू से ये घिरे होते हैं। कैल्शियम लेवल को ये बढ़ाते हैं सो दैट हम मेंटेन कर पाए ब्लड में जो कैल्शियम लेवल डिजायर्ड है। और कैल्शियम बहुत जरूरी है मसल फंक्शन के लिए, क्योंकि हमने कल बताया था कि जो आयनाइज्ड जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रिलीज होने के लिए जब कैल्शियम वहां पहुंचता है वो तभी, जब कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं तभी वो निकलता है। और एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन आके एक्टिन में तभी बाउंड होता है, और कॉन्ट्रैक्शन मसल का तभी शुरू होता है जब वहां पे एक कैल्शियम पहुंच जाए। तो इसलिए ब्लड में कैल्शियम की सही मात्रा का पाया जाना बहुत जरूरी है कि आपकी मसल बराबर से काम करे, आपका नर्व कंडक्शन ठीक हो, आपके न्यूरोट्रांसमीटर सही काम करें, हार्मोन सही काम करें। तो ये पैराथायरॉयड उसको कंट्रोल करता है। ये हमने देख लिए थे एड्रिनल ग्लैंड, जो आपका किडनी के ऊपर जो ट्रायंगुलर संरचना है यही आपकी एडिनल ग्लैंड्स होते हैं। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स और बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है। इसका एक हमने पूरा चार्ट देखा था, ये दिस वन, कि इससे क्या क्या निकल रहे हैं। कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिजोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स मतलब कि सेक्स हार्मोन्स। और जो मेडुला पार्ट है उससे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी होम्योस्टेसिस में काम करते हैं। इसको एड्रेनालिन बोलते हैं, इसे नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं। ये स्ट्रेस को, ये किसी भी फाइट एंड फ्लाइट को बढ़ाता है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होता है। ओके, जो पेनक्रियाज है वो अकेली ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सो भी है और एंडो भी है। ये थ्रू डक्ट आपके पेनक्रियाटिक जूसेस भी रिलीज करती है, और बिना डक्ट के इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन भी रिलीज करती है। ठीक है, तो जो अल्फा, इसमें जो आइलैंड ऑफ लैंगरेंस होते हैं उसमें से जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागॉन बनाती है, बीटा इंसुलिन बनाती है, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन बनाती है, और एक गामा भी होती है ये, जो कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाती है। तो आप ये चारों याद रखिएगा, अल्फा से ये, बीटा से ये, गामा से ये,
और डेल्टा से ही है, डेल्टा से ही, गामा से ही है। तो ये चारों याद रखना जरूरी है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये नाम चारों याद रखिए कि पैनक्रियाज के कौन से सेल से क्या प्रोड्यूस होता है। जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ये पैनक्रियाज इस तरीके का होता है। जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस्ड बाय द hypothalamus inhibits the secretion of both insulin and glucagon in addition to inhibiting the secretion of GH from the anterior pituitary। तो ये इसको सपोर्ट करता है, इनहिबिट करता है इनफैक्ट, कि ज्यादा ना रिलीज हो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों। तो ये इन सबका कंट्रोल बेसिक, हर एक हार्मोन एक एक काम के लिए है, पर ये इन तीनों चीज को कंट्रोल कर रहा है। सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ से रिलेटेड है। आप ये सोचिए कि ग्रोथ को, ऐसा नहीं हो कि हाइपर ग्रोथ हो जाए, तो उसको ये कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है। जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है वो एफ सेल से निकलता है, लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, जैसे कि मैंने बताया था। ये इसमें 36 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये कहाँ रिलीज होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ये इसका फोर्थ हार्मोन है पैनक्रियास का। ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेड एंड गेट्स एक्साइटेड इन एक्सक्रीटेड इन किडनी। और रेगुलेशन कैसे करता है? स्टिमुलेटेड बाय काइम कंटेनिंग मोर प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको सिर्फ याद रखना है कहाँ पे बनता है एफ सेल इन लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, कहाँ पे सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये दो चीज आप याद रख लीजिए और इसका नाम याद रख लीजिए। अभी जो है कि डायबिटीज क्या है, क्योंकि हम पेनक्रियास के बारे में जान रहे हैं कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, तो डायबिटीज है क्या? पहली चीज तो डायबिटीज दो तरह की है। एक डायबिटीज जो है वो पेनक्रियास से लेना देना है, उसका उसका इंसुलिन से लेना देना है। और दूसरा जो डायबिटीज होता है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड से लेना देना है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो अभी हम जानेंगे, लाइन से चलते हैं। ये इंसुलिन से रिलेटेड डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। ये मोर कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है। इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें भी जो टाइप 2 है वो मोस्ट कॉमन है। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। जो टाइप 1 है ये ऑटो इम्यून वाला है। अभी हम इसको देखते हैं। पहला डायबिटीज है क्या? डायबिटीज इज द क्रॉनिक डिजीज मार्क्ड बाय हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो ये दोनों टाइप 1 टाइप 2 होते हैं। अभी टाइप 1 जो कि थोड़ा कम होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो उन्हें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन सप्लीमेंट्स पे रहना पड़ता है। इंसुलिन के इंजेक्शन उन्हें लेते रहने पड़ते हैं जब अपनी खुद की इम्यून सिस्टम अटैक करता है और बीटा सेल को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण ब्लड में इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है। और ये इस तरह से टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा खतरनाक है टाइप 2 के मुकाबले, पर तभी भी ये मैनेजेबल है। लाइफ लॉन्ग आप उसको सपोर्ट के साथ में, इंजेक्शंस के साथ में यू कैन आप नॉर्मल लाइफ आपकी जी सकते हैं। जो टाइप 2 है इसमें एक एक वर्ड याद रखना। मैम टाइप 1 फिर से बताइए एक बार, वो नीचे वाला पैराग्राफ। ये वाला। हाँ। पहली चीज तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज है इसमें आपके खुद के इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम क्या काम करता है अटैक करने का, तो वो अपने ही बॉडी में जो बीटा सेल्स बन रहे हैं उनको वो फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है ना। जैसे कि एलर्जीज क्या है? एलर्जीज इसी तरह से होते हैं कि जो हमारे बॉडी में हिस्टामिन बनता है वो ज्यादा हाइटेंड हो जाते हैं और एलर्जीज हो जाते हैं। तो वो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उनसे अपने ही जो चीज है ना अपने ही बॉडी का, उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के अटैक कर देता है। ऐसे ही एलोपेशिया भी है, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है।
वो हेयर फॉलिकल्स को अपने नष्ट कर देता है और गंजापन आना शुरू हो जाता है एलोपेशिया में। खुद का ही इम्यून सिस्टम वहां से फाइट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही इस वाले इम्यून ऑटो इम्यून सिस्टम में ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से मतलब आपका बनता ही नहीं बॉडी में। इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन नहीं बनता है टाइप 1 में। तो इनको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है। टाइप 2 जो है वो ज्यादा कॉमन है। इसको हम इंसुलिन इनसेंसिटिविटी कह सकते हैं, कि मतलब इंसुलिन बन तो रहा है, थायराइड सॉरी पैनक्रियाज में आपका इंसुलिन बन तो रहा है, पर जो उसके रिसेप्टर हैं जहां पे उनको काम करना है, वो रिसेप्टर्स उसको सेंस करके ब्लड में मात्रा ग्लूकोज की कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनसेंसिटिविटी हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि इनसेंसिटिविटी क्या है। इंसुलिन बन रहा है पर उसके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको तो बॉडी को पता नहीं चल रहा कि इंसुलिन आ रहा है और मैं ब्लड में अब मात्रा ग्लूकोज की कम कर दूं, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है ना। और इंसुलिन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसुलिन और उनके बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ गई है, क्योंकि उसको लग रहा है ये तो कम ही नहीं हो रहा है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, तो वहां से वो ओवर काम कर रहा है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास के बीटा सेल्स ओवर काम कर रहे हैं उन, क्योंकि आगे उनमें रिलेशन नहीं हो पा रहा है ना, कि अपने आप एक सिग्नल मिलता है और फिर वो स्टॉप हो जाता है कि अच्छा ब्लड में मात्रा कम हो गई, पर ब्लड में तो ग्लूकोज ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि वो रिसेप्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इनसेंसिटिविटी। क्या? इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। ठीक है। तो अगर मात्रा या तो बने ही कम, जो नॉर्मल मात्रा बन रही है उससे कम बने, या इंसुलिन इनसफिशियंसी इनसेंसिटिविटी हो, तो इसको टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है, जो कि मोर कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज अकर व्हेन द pancreas doesn't make enough insulin or the cell of the body becomes resistant to insulin। मतलब कि रेजिस्टेंट मतलब कि उसके जो रिसेप्टर है उनको नहीं पता चल रहा है कि भाई ब्लड में मात्रा अब इसकी ज्यादा होगी, अब कम करो। वो इंसुलिन को रिसेप्टर उसके खराब हो जाते हैं। इनसेंसिटिविटी, और ये इसका हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इसको मैनेज ही करना होता है। योगा इसमें बहुत हेल्पफुल है। किसी भी चीज को, एक होता है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अगर अर्ली लाइफ में ही योगा शुरू करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल है कि आपको जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो, एक तो स्ट्रेस होता है मेन कारण। जिसने प्राणायाम और मेडिटेशन किया तो उसको वैसे ही जो स्ट्रेस है उस पे थोड़ा काबू पाने में मदद मिलती है, एटलीस्ट आपका माइंड रिमेन्स इन हैप्पी मोड। अभी हम हैप्पी हार्मोन्स के बारे में भी आगे जानेंगे। ठीक है। और दूसरा, ये प्रिवेंट करता है कुछ भी चीज को। एक बार हो गया तो आप उसको मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर हम सभी को ये सलाह दें कि तुम ना होने से पहले ही सब चीजें शुरू कर दो, तो वो ज्यादा बेटर है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना, है ना। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब बढ़ जाना। तो कम होगा तो शेकिंग, फास्ट हार्ट बीट, स्वेटिंग, डिजीनेस, एंग्शियस, हंगर, इरिटेबल, हेडेक, वीकनेस, इम्पेयर्ड विजन, ये सब हो सकते हैं अगर हाइपो हो जाए तो। ब्लड शुगर लेवल कम होंगे तो आप ग्लास जो प्योर जूस है, नॉट द पैक्ड वन, प्रोसेस्ड वाले नहीं, जो बने हुए नॉर्मल जूस है वो पी सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, अच्छा ये उस कंडीशन में बता रहा है कि एकदम से ही आपका बहुत ज्यादा आपको फेंट होने वाली नौबत आ गई है, तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग एप्पल लेके हमेशा चलते हैं। जब भी उन्हें चक्कर जैसा लगता है तो वो इंस्टेंट जो उन्हें ग्लूकोज देगा वो फ्रुक्टोज, जो कि इजी डाइजेस्ट होने वाले हैं, या जो जिसमें डायरेक्ट ग्लूकोज उनको मिल रहा है, उस टाइप का इनको लेना पड़ेगा। हाइपर मतलब ब्लड में मात्रा बढ़ गई है। अगर 240 से ऊपर है
तो आपको शुगर फ्री फ्रूट्स लेना होगा, आपका डाइट कंट्रोल होना होगा, आपको ज्यादा बार ब्लड शुगर चेक करना होगा, और 240 के ऊपर उसको जाने नहीं देना है। ये आपके नॉर्मल लेवल्स हैं, जो कि जिनको डायबिटीज है उनके लिए। नॉर्मल रेंज तो वैसे 70 to 120 mg है, पर ये जिनको ऑलरेडी जो फेस कर रहे हैं डायबिटीज, उनके लिए ये रेंज है। आप नॉर्मल के लिए याद रख लीजिए। इससे आगे पीछे जो भी होगा फिर वो एग्जाम में कभी कभी से रेंज से जो भी डिविएट होता है, फिर हमें ऑप्शंस में से चूज करना आसान हो जाता है। नॉर्मल लेवल 70 to 120, ये एक फिगर याद रख लीजिए बस। मैम इसमें वेट लॉस भी होता है क्या ज्यादा तेजी से? किसमें? शुगर में। जो डायबिटिक पेशेंट की अगर डायबिटीज बढ़ गई है तो? अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उनका वेट लॉस होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल बन रहा है जितना ज्यादा हो रहा है, तो ओवर हर चीज, अब उनका किडनी पे भी प्रेशर आ रहा है, उनके और भी लिवर भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है, क्योंकि वहां से ही तो एनर्जी आपके बॉडी में रिलीज हो रही है ना, तभी तो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन हो पा रही है। ठीक है, तो आप जब मैंने कहा ना, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर लास्ट में ये आप बहुत ज्यादा सिवियरिटी की बात कर रहे हो। ये स्टार्ट तो ओबिसिटी से होता है, पर अगर जिसको बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो उसे मसल फटीग, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स भी नजर आने लग जाते हैं। इनफैक्ट मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है अगर कंट्रोल में नहीं आई तो शुगर। उनके कोई भी जो कुछ मान लो उनको सेप्सिस ही हो गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया, वो जल्दी से हील भी नहीं होगा। तो बेस्ट है टू बी फिजिकली एक्टिव, ईट हेल्दी, योगिक लाइफस्टाइल को अपनाइए। ब्लड प्रेशर, स्मोक नहीं करना है, ये सबको कंट्रोल करना है, और अपनी जो भी दवाइयां हैं उनको टाइम पे लेना है। जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से लेना देना है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है, उसमें से हमने देखा था दो हार्मोन निकलते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन, या जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो जब ये सही मात्रा में नहीं बनता है, सही मात्रा में जब ये नहीं मिलता है बॉडी को, तो हमारे जो पानी की मात्रा है वो शरीर से ज्यादा बाहर निकल जाती है। जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो भी है पानी का, वो आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हो जाता है। उसके बाद भी फिर जो और रीअब्जॉर्प्शन, फिर सीक्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो मैक्सिमम पानी वहां पे बचा लिया जाता है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। पर अगर ये सही से प्रोड्यूस ना हो, दिस हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है। और अगर कम बन रहा होगा तो भी प्रॉब्लम है। इसमें ये सिम्टम्स आएंगे, पॉलीडिप्सिया, यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, और आपका जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा निकल जाती है। तो ये बहुत हम लोगों को कंफ्यूजन कई बार होता है कि ये भी डायबिटीज है वो भी डायबिटीज है, पर देखिए कितना ये अलग होता है। ये चीज हमको याद रखना है चाहिए कि दिस इज टू डू विद पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पोर्शन, और वो है पेनक्रियास से रिलेटेड। ओके, तो ये आपके कितनी बार आप यूरिन का जो बनना है और उसमें पानी की मात्रा का निकलना है, ये कहाँ से? द पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड्स ए हार्मोन एडीएच टू द किडनी टू हेल्प कंट्रोल हाउ मच यूरिन इज मेड। Because the gland doesn't make enough ADH, the kidney makes a lot of urine, और उसके थ्रू पानी हमारे ब्रेन पानी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, जितना नहीं निकलना चाहिए उससे ज्यादा। तो इसमें पॉलीयूरिया मतलब कि आउट, आपका जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ गया। पॉलीडिप्सिया यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगना। डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली, वेट लॉस, ड्राई स्किन, क्योंकि आपके स्किन से भी मॉइस्चर जा चुका है, जहां जहां मॉइस्चर, सलाइवा, ये सब आपका कम हो जाएगा। एनोरेक्सिया एंड एपिगैस्ट्रिक फुलनेस।
ओके, और इसमें फटीग और डिस्टर्ब स्लीप, तो इस तरीके से आप इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स याद रख सकते हैं। तो किसी को अगर इस तरह से है, प्रॉब्लम है डायबिटीज इंसिपिडस का, तो उसे ये एडीएच लाइफ टाइम इसको थेरेपी मतलब उनको सप्लीमेंट्स अलग से दिया जाएगा टू रिप्लेस इसी चीज को। वेसोप्रेसिन जब बाहर से देते हैं तो उसे वेसोप्रेसिन बोलते हैं, जो रिलीज होता है उसको एडीएच बोलते हैं। जब इसे आर्टिफिशियल फॉर्म में बॉडी को दिया जाता है तो उसको हम वेसोप्रेसिन कहते हैं। यही डिफरेंस है। और एडिक्वेट फ्लूइड जो है बॉडी में रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, और उसका कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं। अभी पीनियल ग्लैंड जो है वो योग की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सिर्फ आज हम यही कवर करेंगे क्योंकि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने योग में हमेशा पढ़ा है, एक तो जो आप चोटी रखते हैं जहां सहस्रार चक्र हम मानते हैं, इसके इसके लाइन में आज्ञा चक्र के एकदम बीच में कॉर्पस कॉलोजम के नीचे इसका साइट माना जाता है कि वहां पर ये पीनियल ग्लैंड होती है। तो हम इसको जो बिंदु रस का स्त्राव जो हम योगा में बहुत बार पढ़ते हैं, तो वो उससे इसको बहुत जगह पर कनेक्ट करके देखा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी ये सब अंडर रिसर्च में है, क्योंकि साइंटिफिकली उतना मतलब अभी भी इस पे रिसर्च जारी है, पर धीरे धीरे पहले इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, पर अब न्यूरो एंडोक्राइन जो स्टडीज हैं वो इसको इस पे काफी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन हायर वर्टिब्रे। इसका नाम जो है पाइनकॉन संरचना के कारण आया है। इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। इसको हीरोफिलस ने 2000 साल पहले ही खोज लिया था, पर इसकी इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे अब समझ में आ रही है। और ये एम्ब्रोलॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ डायनसेफलिक रूफ, ये छोड़ सकते हैं हम। तो ये जो आप छोटा सा ग्लैंड देख रहे हैं, ये आंख के एकदम पीछे लोकेशन वाइज देखें तो, है ना, आंख के एकदम पीछे। और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ ही के ऊपर आप जो चोटी के बाल छोड़ते हैं ब्रह्मचर्य में जो रिचुअल होता है उसमें, तो वही लोकेशन इसके ऊपर ही आप मानिए, जहाँ पे हम लोग योगा की दृष्टि से देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से बिंदु रस का स्टाव होता है। जैसे तालुका में हम जो खेचरी मुद्रा है इसमें लगाकर फिर जो होगा उसको हम करेंगे तो मृत्यु पे विजय पा सकते हैं। तो ये हमारे योगिक थ्योरी में तो कब से है। अब उसको साइंटिफिकली किस तरह से रिलेट किया जाए, इस तरह से कुछ कुछ रिसर्च अभी भी चल रहे हैं। तो इसकी जो साइंटिफिकली जो प्रूवन है ऑलरेडी, उनमें क्या क्या ये फंक्शन करता है। पहली चीज है मेलेटोनिन। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि हमारे सर्कैडियन रिदम, है ना, हमें जिट गेबर्स होते हैं एनवायरनमेंट में कि सनलाइट का होना, आपका आसपास में जो क्यूज मिलते हैं कि अभी ये उठने की टाइम हो गई है, ये कब उसको सोना है। तो तभी हम कहते हैं कि रात को सोते टाइम आप मोबाइल मत देखिए, क्योंकि उससे उतना लाइट आएगा तो आपके बॉडी को वो क्यूज ही नहीं मिलेंगे कि अभी इट्स टाइम टू शट डाउन योर साइकिल और सो जाओ। तो इसलिए ये सर्कैडियन रिदम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कैडियन रिदम इज नथिंग बट कि आपका बॉडी के ही आसपास के जिट गेबर्स से सिग्नल मिलना कि कब उठना है, कब सोना है और कब काम, आपका जो बॉडी रूटीन है वो, तो इसको ये मेंटेन करता है। और दूसरी चीज, जब आप सो रहे होते हैं तभी पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है वो बेटर फंक्शन करते हैं। ओके, तो जब आप टाइम पे सोएंगे तो आपके पिट्यूटरी के फंक्शन नॉर्मली होंगे। तो इसलिए आज के युग में जब हमें लाइट का इन्वेंशन हो गया है, पहले तो लाइट नहीं होती तो 6 बजे तक लोग खा पी के 7 बजे तक सोने की तैयारी करने लग जाते थे मोस्टली। अब इन्वेंशन की वजह से हमारा जो रात तो बढ़ गई है पर मॉर्निंग तो वही है, सबको उठ के तभी जाना है। हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग भी आजकल 11 बजे तक जग रहे हैं, जबकि इफ दे स्लीप अर्ली ऑन टाइम तो पिट्यूटरी बराबर काम करेगी, उनकी ग्रोथ होगी, उनके बाकी हार्मोन्स ब्रेन फंक्शंस बराबर काम होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक
कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कह मैम आप पिट्यूटरी बोल रहे हो तो पीनियल है या पिट्यूटरी है? जब पीनियल ग्लैंड जो सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करती है, ठीक है। और जब आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे कब सोएंगे? जब पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन बराबर रिलीज होगा, ठीक है। वो आपके ये साइकिल को कंट्रोल करता है। जब आप टाइम पे सोएंगे तो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन आपके बॉडी पे काम करेंगे। अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे तो ये जो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है, स्पेशली फॉर, मैं अभी बच्चे की बात कर रही हूँ जिसको भी ग्रोथ होना है, बाकी सब उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ओके। तो उस सेंस में मैंने आपको बताया कि जब ये बराबर काम करेगा तभी पिट्यूटरी भी बराबर काम करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से अलग है। ये सारे ही एंडोक्राइन ग्लैंड एक में गड़बड़ होती है तो वो सब में वो आगे बढ़ती जाती है एक्चुअली। अब आपने देखा ना कि कैसे पीनियल भी जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स है वो तभी काम करेंगे जब आपका मेलाटोनिन सही से काम कर रहा होगा। And other than this circadian rhythm, it also controls sex drive, hunger, thirst, आपका क्लॉक और नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। अब देखिए, अब योगा में पुराने जमाने में लोग कैसे एक साधु 300 ईयर्स 200 ईयर्स जो हमने बुक में पढ़े हैं, ये इम्पॉसिबल लगता है। पर अगर हम जब देखें कि उन्होंने इन सब इस पे अगर कंट्रोल करके इसको पूरा परफेक्शन में ला दिया होगा तो इस ये देखिए आप, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। कुछ लोग इसको हाइपोथेसिस मानेंगे, पर अगर सच में योगा में विश्वास रख रहे हैं तो देखिए कि उनमें कितने सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाते थे। उनमें से ये भी एक है। ओके। पीनियल ग्लैंड एंड हार्मोन फंक्शन, तो ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि ये हमारे सर्कैडियन रिदम जो होता है, जो कि लाइट से, इनको बोलते हैं जिट गेवर्स, की आपके बाहर से लाइट आ रही है, अभी अंधेरा हो गया है तो सिग्नल मिलेगा ब्रेन को इट्स टाइम टू स्लीप, तो इनको जिट गेवर्स कहते हैं। और जो आपकी बॉडी साइकिल होती है उसको सर्कैडियन रिदम, दिस वर्ड, ओके, या बायोलॉजिकल क्लॉक भी आप बोल सकते हैं, उसको ये रेगुलेट करता है। जो मेलेटोनिन है वो कंट्रोल्ड बाय द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, स्टिमुलेटिंग द ऑप्टिक पाथवे। pineal gland releases greater amount of melatonin when it is dark, which points to melatonin's role in sleep. ये तो फर्स्ट हो गया कि जब अंधेरा होगा तब मेलेटोनिन ज्यादा रिलीज होगा और इसका फंक्शन बेटर हो जाएगा। और ये क्या क्या कंट्रोल करते हैं? बोन के मेटाबॉलिज्म, आपका इनिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन्स और सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म, इन सबको ये रेगुलेट करता है। अभी हम आज इतना ही रख ले क्या? मैम ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है? कोई भी ओके, पीनियल ग्लैंड्स, आप आजकल जो इतने सारे ड्रग्स हैं, अब हम बात कर रहे हैं नार्कोटिक्स की, है ना, उनको लेने के बाद आपको एक यूफोरिया, जो एक टैक्सी जो फील होता है ना, तो बोलते हैं कि जिन्होंने पीनियल ग्लैंड, मतलब उसके दो सोर्स हैं, आप या तो उसको खा के इस तरह से फील कर रहे हैं, या फिर आपने मेडिटेशन या योगा में इतनी मास्टरी हासिल कर ली कि थ्रू योगा यू आर फीलिंग ऑल दोज हार्मोन्स, ऑल दोज द सेम बिहेवियर, आपको वैसे उस टाइप के फील हो रहे हैं। आप अपने माध्यम से अपने अंदर के जो शक्ति को अपने जगा कर उस तरह का एहसास ले लिया, जो हम पढ़ते हैं ना, सहजानंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, नाद की अनुभूति होने से। तो अभी लोग इसको प्रूव करने के लिए या कोशिश कर रहे हैं, मतलब इट इज नॉट वेरी साइंटिफिकली प्रूवन व्हाट आई एम सेइंग, बट अभी इस चीज पे काम हो रहा है कि जो सेम आपको जो वहां पे फील होता है वो थ्रू नार्कोटिक्स जो आपको फीलिंग आती है, वो ही ये योगा के थ्रू जो हम कर रहे हैं या फिर जो पा रहे हैं, उसमें इस ग्लैंड का बड़ा रोल है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और ड्रग्स मेटाबॉलिज्म मतलब कि उनको बॉडी में उनका असर आना, उनको डाइजेस्ट करके उनका असर आना। अब इसके आगे ना हम और थोड़ा इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड को।
और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।